हेलो दोस्तों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने सी टेट, एस टेट, यूपी टेट, KVS, NVS, DSSB या किसी भी तरीके की जो एग्ज़ाम के आप तैयारी कर रहे हैं उसका जो हिस्ट्री का पोर्शन है हम वो यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने अपने पिछले वीडियो में मेसोलिथिक पीरियड तक पढ़ लिया था, हमने समझ लिया था उसके बारे में। तो आज हम नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम समय को अपना वेस्ट नहीं करेंगे और हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये आप कोई भी जो भी मेरे दोस्त किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है एज अ GK, GSB, GA, उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज, इस काल की शुरुआत कब मानी जाती है दोस्तों? इस काल की शुरुआत जो है वो 10,000 साल ईसा पूर्व से मानी जाती है। ये 10,000 साल ईसा पूर्व जो टाइम मैंने यहाँ पर मेंशन किया है आपके लिए, ये टाइम मैंने NCERT के अकॉर्डिंग किया है। आपकी NCERT की किताब में दोस्तों 10,000 साल ही दिया हुआ है और मैंने यही यहाँ पर मेंशन किया है। आप एग्ज़ाम में भी यही लिखेंगे क्योंकि हमारे जो इंडिया में जो भी एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली वो NCERT के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो आप कभी इसके अगर डेट मेंशन करने का आता है तो आपको यही डेट मेंशन करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो पहला नवपाषाणिक स्थल था, जो पहला नियोलिथिक साइट था दोस्तों, वो 1860 में यूपी में खोजा गया था। ठीक है, जो पहला आपका नियोलिथिक साइट था वो 1860 में यूपी में खोजा गया था। किसने खोजा था? HC मैस्यूरेट ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नवपाषाण काल की निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं, अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि आपका जो नियोलिथिक एज थी इसका क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। ठीक है, तो इसमें क्या था? कृषि कार्य का प्रारंभ हो गया था, पशुपालन का विकास हुआ, पत्थर के औजारों का घर्षित एवं पॉलिशदार उपकरणों का निर्माण तथा ग्राम समुदायों का प्रारंभ हो गया। ठीक है, मतलब कि ग्राम समुदाय, लोग एक साथ रहना लोगों ने शुरू कर दिया था। ठीक है, ये क्यों किया कि जब लोग खेती करने लगे, जब खेती से लोगों को खेती की जानकारी हो गई तो उसके साथ साथ लोगों ने पशुपालन भी शुरू कर दिया। तो लोग एक साथ इकट्ठे होकर के धीरे धीरे एक छोटे छोटे ग्रुप में, कम्युनिटी में रहना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था दोस्तों नियोलिथिक एज में। ठीक है, चलिए अब जो ये है बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में है, तो इसके मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अब जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का हिस्सा है और इसके मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है और यह लगभग 8,000 साल ईसा पूर्व पुराना है। ठीक है, कितना पुराना है? 8,000 साल ईसा पूर्व पुराना है। ठीक है, अब देखिए कि सबसे पहले जो लोगों ने जब पालतू बनाना शुरू किया जानवरों को दोस्तों, तो सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्ते का जो जंगली पूर्वज था, ठीक है, जंगली कुत्ते, ठीक है, उसको इन लोगों ने सबसे पहले पालतू बनाना शुरू किया। और सबसे पहले जो कृषि के लिए जो ये था फसल उगाई गई थी, जो सबसे पहले वो कौन सी थी? वो थी गेहूँ और जौ। ठीक है, वीट और बार्ली जो सबसे पहले ये उगाई जाने वाली फसल है। अब देखिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि पहले सबसे फर्स्ट चीज़ जो है वो फर्स्ट चीज़ तो बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, कि फर्स्ट कौन सी फसल उगाई गई, फर्स्ट कौन से जानवर को पालतू बनाया गया। ठीक है, चलिए पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद क्या आते हैं? भेड़, बकरी आते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके नियोलिथिक साइट, इसमें क्या क्या है? मेहरगढ़ है। कहाँ है मेहरगढ़? पाकिस्तान। कोल्डिहवा यूपी। महागढ़ा ये भी यूपी में। आप देखेंगे तो आपके जो नियोलिथिक साइट में, नियोलिथिक एज के जो साइट्स हैं ये आपको यूपी में काफ़ी मिलेंगे। इनफैक्ट मेसोलिथिक जो साइट है वो भी आपको यूपी में काफ़ी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए गुफकराल कश्मीर में है, बुर्ज़होम ये भी कश्मीर में, चिरांद कहाँ है? ये है बिहार में, हल्लूर आंध्र प्रदेश, पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश,
देखिए दोस्तों, अब ये भी चीज़ें आपको याद रखनी होती है कि ये जो पुराने ये जो नाम हैं, जैसे चिरांद है, ये आपका बुर्ज़होम है, ये गुफ कराल है, तो आपको ये याद रखना होगा कि ये कहाँ के साइट है, मतलब कहाँ के स्थल है, ठीक है, किस जगह से, किस स्टेट में है ये। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखे हुए हैं, मैंने नेट के भी क्वेश्चन देखे हुए हैं, KVS के भी और NVS के भी। ठीक है दोस्तों, मैंने हर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस लगभग मैंने सर्च किए हुए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है कि चावल के साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से वन्य यानी कि जंगली और कृषिजन्य यानी कि जो लोग उगाते थे, जो फसल उगाते थे, उसके दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जो जंगली चावल भी और जो फसल उगाते थे वो चावल, दोनों ही चावल के जो है साक्ष्य एविडेंस मिलते हैं। यह धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है। ठीक है, धान की खेती के ये प्राचीनतम एविडेंस है। ठीक है, ये साक्ष्य है। अब आइए, कश्मीर एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। ठीक है, कश्मीर क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। इसमें कश्मीर में भी जो बुर्ज़होम है और गुफ कराल है, ये दो महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, कश्मीर के स्थलों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, आइए देखते हैं। इसकी विशेषता है गर्त निवास, मृद भांडों की विविधता, पत्थर व हड्डियों के भिन्न औजारों का प्रयोग तथा सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का अभाव। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं नीचे बुर्ज़होम के बारे में कि बुर्ज़होम में भूमि के नीचे निवास का साक्ष्य मिलता है। यहाँ के लोग शिकार करते व मछली पकड़ते थे, परंतु संभवतः यहाँ के लोग कृषि से भी परिचित थे। जो बुर्ज़होम में है दोस्तों, वहाँ से हमें क्या है, गर्त निवास मिले हैं। ठीक है, जो लोग थे उस समय बुर्ज़होम में, वे लोग क्या करते थे, गड्ढे में गड्ढा खोद के उसमें घर बनाते थे और उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाते थे। ठीक है, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पाया कि जो वहाँ पर गड्ढों में जो घर बनाए गए हैं, तो उन घर के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर फायर यानी कि आग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वहाँ दोनों ही जगह पे आग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यह माना जाता है कि संभवतः जो लोग थे वो क्या करते होंगे कि जिस तरीके का क्लाइमेट होता होगा उसके अकॉर्डिंग घर के अंदर कभी खाना बनाते होंगे या घर के बाहर खाना अपना बनाते होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ का और क्या इम्पोर्टेंस है। यहाँ से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है पालतू कुत्ते का मालिक के शव के साथ दफनाया जाना। ठीक है, पालतू कुत्ते का मालिक के शव के साथ दफनाया जाना, ये कहाँ के साक्ष्य हैं, बुर्ज़होम के। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ के लोग कच्ची ईंटों के आयताकार मकान में रहते थे। ठीक है, मेहरगढ़ के जो लोग थे वो कच्ची ईंटों के आयताकार मकान में रहते थे। ठीक है, इस टाइप के उनका घर होता था, उसमें ऐसे 4-4 कमरे होते थे। ठीक है, उसमें कुछ कमरों में तो ये लोग रहते थे और कुछ को एज ए स्टोर रूम यूज़ करते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो फसल ये लोग उगाते थे तो क्या करते थे कि जो भी फसल उगता था उसके कुछ जो अनाज होते थे उसको ये लोग खाने के लिए यूज़ करते थे, और कुछ जो अनाज होता था उसको एज अ सीड ये लोग स्टोर करके रखते थे, ताकि नेक्स्ट ईयर भी वो उसको अपने खाने के लिए उस फसल को उगा सके, उसको ग्रो कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। ठीक है, देखिए मेहरगढ़ में क्या है, मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इस तरीके इससे, और ये जो है आपको यहाँ पे जो मिला है कि पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया गया है, ये एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन इससे तैयार हो सकता है, और इसी टाइप से स्टेटमेंट बनाते भी हैं लोग, मैंने नेट के पेपर में देखा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मेहरगढ़ से जो मिला है उसमें मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है, और जो बुर्ज़होम में मिला है वहाँ पे पालतू कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब आगे देखते हैं दाओजली हेडिंग। ठीक है, दाओजली हेडिंग पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर
है। ठीक है, यहाँ से क्या है, यहाँ का इम्पोर्टेंस क्या है दाओजली हेडिंग का दोस्तों, कि यहाँ से खरल और मूसल प्राप्त हुआ है। ठीक है, खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो यहाँ के लोग थे वो भोजन के लिए अनाज उगाते थे। मतलब इससे हमें कैसे पता चलता है कि ये लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे, इससे पता चलता है इसलिए क्योंकि जो अनाज, जो जैसे लाइक गेहूँ, ये लोग गेहूँ उगाते होंगे तो क्या करते होंगे कि गेहूँ को जब पीसते होंगे ना अपने खाने के लिए, तो खरल और मूसल की सहायता से इसे पीसते होंगे और उस जो आटा बनता होगा, जो आटा तैयार होता होगा, उसे अपने खाने के लिए ये लोग प्रयोग में लाते होंगे। तो कुछ अनाज को ये लोग पीस देते होंगे और कुछ अनाज को क्या करते थे लोग, एज अ सीड स्टोर करके रखते थे। ठीक है, देखिए उसके बाद साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। अब ये जो जेडाइट पत्थर है दोस्तों, ये एक कीमती पत्थर होता था और ये कहाँ से मंगाया जाता था, ये संभवतः चीन से मंगाया जाता था। ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि संपर्क रहा होगा, है ना, इनसे जो चीन में और इन लोगों में संपर्क रहा होगा, तभी आया है ना यहाँ पे जेडाइट पत्थर। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं महापाषाण यानी कि मेगालिथ के बारे में। ये क्या है, तो मेगालिथ पत्थर की कब्रें होती थीं जिसमें लोगों को दफनाया जाता था। यह प्रथा प्रचलित थी दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत व कश्मीर में। ठीक है, कुछ कब्रें ज़मीन के ऊपर होती थी और कुछ ज़मीन के नीचे होती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए इन कब्रों से लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, पत्थर व सोने के गहने, काले लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अब जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर खुदाई की है दोस्तों, तो यहाँ की खुदाई से जो है, ये जो मेगालिथ जो है कब्रें हैं, इनकी खुदाई जब की गई तो इनसे क्या क्या मिला है, इनसे देखिए लोहे के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, घोड़े के भी कंकाल मिले हैं, आपके ऑर्नामेंट्स मिले हैं, गहने मिले हैं स्टोन के बने हुए और गोल्ड के बने हुए, मृदभांड प्राप्त हुए हैं, काले लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनाम गांव। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी के किनारे स्थित है। यहाँ लोगों को गड्ढे में दफनाया जाता था। ठीक है, यहाँ लोगों को गड्ढे में दफनाया जाता था। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में। ये देखिए ये जो है इम्पॉर्टेंट है। ये इनाम गांव में जो मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को, जिसके एविडेंस मिले हैं, उसमें देखा है इन्होंने कि जो लोग को दफनाया गया है तो उनकी दिशा क्या रही है, उनकी दिशा रही है उत्तर और दक्षिण। ठीक है, कुछ लोगों को घर के अंदर भी दफनाया जाता था। कुछ शवों के पैर को मोड़ या काट दिया जाता था। इनाम गांव से गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनाम गांव से हमें गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। तो मतलब इन सब की खेती, जो अनाज हम आज अपने खाने में यूज़ करते हैं दोस्तों, उसकी जो खेती है वो आप देख सकते हैं कि कितने सालों पहले ही शुरू हो चुकी थी। ठीक है, इसलिए काफ़ी लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना बोर होता है, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो आज के वर्तमान को हमें समझने के लिए दोस्तों मुझे लगता है कि हमें हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने वर्तमान को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें अपने हिस्ट्री को भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो शव होते थे इनको नॉर्थ और साउथ में ऐसे इस दिशा में दफनाया जाता था। ठीक है, और कुछ जो शव होते थे उनको क्या है, उनके पैर को मोड़ करके रख दिया, मतलब दफनाया जाता था या उनके पैरों को काट दिया जाता था। अब यदि किसी भी मेरे दोस्त के पास क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक होगी तो आप उसमें इसके पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर आपको उसमें दिया हुआ है, या आप गूगल पे भी देख सकते हैं दोस्तों। और आप वो भी पिक्चर देख सकते हैं जो मृतक के साथ में जो बकरी दफनाए जाने का जो साक्ष्य मिला है, उसका भी पिक्चर आपके एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिस्ट्री में दी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हमारा जो नियोलिथिक पीरियड है वो भी हमारा ख़त्म होता है। तो नियोलिथिक पीरियड के साथ साथ हमारा स्टोन एज
जो है वो हमारा अब ख़त्म होता है। ठीक है, तो स्टोन एज में हमने पैलोलिथिक एज और मेसोलिथिक और आपके नियोलिथिक तीनों के बारे में हमने जानकारी अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी पूरी ले ली है। फिर भी यदि आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन में समझना चाहते हैं तो मैंने एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों, वो भी पूरा एक्सप्लेन में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, ताकि किसी को किसी तरीके की परेशानी ना हो, दोनों ही लैंग्वेज में मैंने अपलोड कर दिया है। आप उसे मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हमारा यहाँ स्टोन एज ख़त्म होता है और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद दोस्तों अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी। ठीक है दोस्तों, और मेरे वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।